नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और सिटी सेंटर की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कांकेर से है। जवानों के हाथ बड़ी सफलता लगी है। 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और नक्सलियों को प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। तो कांकेर में जवानों को ये सफलता हाथ लगी। आपको एक बार फिर से बताते चले कि 3 नक्सलियों ने पुलिस अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया है और आत्मसमर्पित नक्सलियों को पुनर्वास नीति के तहत 25-25 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि भी दे दी गई है। तो ये बड़ी खबर, जहां एक तरफ हम देख रहे थे खबर आई थी नक्सल क्षेत्र से ही, जहां आईडी ब्लास्ट में एक ट्रक ड्राइवर जो है चपेट में आया था, तो वही दूसरी तरफ आप देखिए कि सुरक्षा बलों को यहाँ पर सफलता भी मिल रही है। जो अभियान चलाए जा रहे हैं उसके तहत ये सफलता, जहाँ पर 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है और आत्मसमर्पण करने के बाद प्रोत्साहन राशि के तौर पर 25-25 हजार रुपए भी इन्हें दिए गए हैं। तो बता दें कि 3 नक्सली वो है जिन पर इनाम भी घोषित था और इनामी ये नक्सली बताए जा रहे हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। आपको एक बार फिर से बताते चले कि पुनर्वास नीति के तहत 25-25 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि यहां पर दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीरज तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। नीरज, देखिए बड़ी सफलता मिली है, 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। जी देखिए, कांकेर के लिए बड़ी सफलता है क्योंकि नक्सली जो है लगातार वो नक्सल घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। बावजूद इसके नक्सल की जो पुनर्वास नीति चल रही है उस पुनर्वास नीति के तहत जो है आज पुलिस को अहम सफलता मिली है। 3 माओवादी जो है उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण में 3 माओवादी जो है उनमें एक माओवादी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था और जो एक माओवादी जो है वो लगभग 22 सालों से नक्सल संगठन से जुड़ा हुआ है। 22 सालों से नक्सल संगठन से जुड़ने के बाद आज वो मुख्य धारा से जुड़ा है, जिसका फायदा पुलिस को मिल सकता है। कई ऐसी जानकारियां मिल सकती हैं जिससे पुलिस को नक्सल मोर्चे पर जो तैनात जवान रहते हैं उनकी कई ऐसी जानकारियां मिल सकती है नक्सलियों की, जिससे पुलिस को अहम फायदा हो सकता है। तो ये कांकेर पुलिस के लिए काफी बड़ी सफलता है। फिलहाल तीनों नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। 25-25 हजार रुपए की सहायता राशि भी उन नक्सलियों को दे दी गई है। नीरज, इन तीनों नक्सलियों की बात की जाए तो ये कौन सी बड़ी घटनाओं में शामिल रहे हैं? जी देखिए, ये जो तीनों माओवादी हैं ये लगभग कई ऐसी घटनाओं में शामिल रहे हैं जो गंभीर घटनाएं थी। चाहे हम छोटे बेटिया के इलाके की बात करें या कोयलीबेड़ा इलाके में की बात करें, तो ये लगभग कई ऐसी छोटी बड़ी घटनाओं में अंजाम देते रहे हैं और कई ऐसी जानकारियां भी पुलिस को मिलने की संभावना जताई जा रही है ताकि जो नक्सल मोर्चे पर इस तरह की कार्रवाई होती है उसमें अहम सफलता हाथ लग सके। नीरज, इन पर कितने रुपए का इनाम घोषित किया गया था? एक माओवादी जो है उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था और जो बाकी जो है वो सदस्य बताए जा रहे हैं। देखिए, ये रावघाट एरिया और जो काकनार का जो एरिया है जहां पर अभी बीते दिनों में मुठभेड़ हुई थी, उसमें उस मुठभेड़ के उस इलाके में सक्रिय रहे थे। ये जानकारी फिलहाल प्राप्त हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका जानकारी के लिए। इधर ग्वालियर में अपहरण हुआ बच्चा सकुशल बरामद हुआ है और वो अभी ग्वालियर जीआरपी थाने में है। आपको बता दें कि 2 महीने पहले बच्चा ट्रेन की बोगी से गायब हुआ था। दरअसल एक दंपत्ति वैष्णो देवी के दर्शन कर लौट रहे थे और ट्रेन की बोगी से बच्चा गायब हो गया। वही अब जाकर बच्चे का पता चला है। जीआरपी ग्वालियर के थाना प्रभारी पंकज दीवान ने बताया कि सूचना मिलने पर एक पार्टी इंदौर भेजी है। वहां से बच्चे को लाकर कानूनी औपचारिकता करने के बाद बच्चे को परिजनों को दे दिया जाएगा और आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। तो बच्चा गायब कैसे हुआ इसकी जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। ये उमेश अहिरवार अपनी पत्नी के साथ जम्मू तवी से झांसी की यात्रा कर रहे थे। आगरा में ये खाना खा के सो गए थे। जब इनकी नींद डबरा में खुली तो इन्हें पता चला कि इनका 2 माह का बच्चा नहीं था, जिसकी इन्हें तलाश की वहाँ पे डबरा में भी और झांसी में भी तलाश की। उसके बाद ये इन्होंने रिपोर्ट की। इनकी रिपोर्ट पर से ग्वालियर थाना जीआरपी बीजी में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। खबर इंदौर से है, जहां पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल ने नियमों के खिलाफ यात्रा करने वालों से करोड़ों रुपए वसूले हैं। आपको बता दें कि रेलवे विभाग ने जुर्माने के तौर पर 21.5 करोड़ से ज्यादा की राशि वसूली है, जो पिछले साल की तुलना में 4% ज्यादा है।
हालांकि रेलवे विभाग लोगों से अपील करता है कि बिना टिकट यात्रा नहीं करें, पर इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग नियम के खिलाफ सफर करते हैं। वहीं इसी बीच कार्रवाई कर लोगों से जुर्माना वसूला गया है। देखिए, रतलाम मंडल के अंदर जो ये जो बिगर टिकट्स और कई अभियान चलाए गए, उसमें क्या है कि जो बिगर टिकट यात्री करते हैं उसमें तकरीबन 21.5 करोड़ का रेवेन्यू मिला है पूरे फाइनेंशियल ईयर में। तो इस तरह से हम लोग क्या है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो ट्रेन में, परिसर में और जहाँ पे भी बिना टिकट यात्री होते हैं उनको इस तरह का कैंपेन चलाते हैं ताकि ज़्यादा से रेवेन्यू मिल सके। तो हम लोग यात्रियों से भी ये निवेदन करते हैं कि प्रॉपर टिकट लेकर ही बैठें, क्योंकि उसमें क्या है कि पेनल्टी और चार्जेज भी लग जाते हैं। इसमें टोटल जो रेवेन्यू की बात की जाए तो 21.5 करोड़ का हमको पूरा फाइनेंशियल ईयर जो है, जो कि पिछली साल से 4% ज़्यादा। इधर बोर्ड परीक्षा के छात्रों के पास फ्रॉड कॉल आने का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला सूरजपुर के प्रेमनगर इलाके से सामने आया है, जहां 10वीं की छात्रा को फोन आया कि वो 2 विषय में फेल हो गई है। अगर वो पास होना चाहती है तो उसे 4,500 रुपए देने होंगे। छात्रा ने फेल होने के डर से पैसे भी भेज दिए। कुछ समय के बाद मीडिया में खबरें देखने के बाद छात्रों को समझ आया कि वो ठगी का शिकार हो गई है। छात्रा ने अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी कि वो ठगी का शिकार हो चुकी है। परिजनों ने मामला दर्ज करवाया है। बहरहाल साइबर सेल मामले की जांच में जुटा हुआ है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के नवापारा की लड़की नीलिमा सिदार, उसकी तरफ से थाना में शिकायत आई है कि वो 10वीं का एग्जाम दिया था उस लड़की ने, तो उसके पास फोन आया किसी अननोन नंबर से कि तुम्हारा रोल नंबर ये था 10वीं में और तुम्हारा परीक्षा केंद्र का कोड ये था। सबको जानकारी देकर के उसने कहा कि तुम फेल हो चुकी हो और तुम्हें पास कराने के लिए 4500 रुपये लगेंगे और इस अकाउंट में पैसे डाल दो। तो लड़की ने जब 4500 रुपये किसी अकाउंट में डाला जो उसको दिया गया था, उसके बाद फिर से उसको किसी अन्य बहाने से फिर से उससे और पैसे की मांग किया जाने लगा कि और किसी को देना पड़ेगा इस तरह से। तो फिर उन्होंने थाने आकर शिकायत की है और शिकायत पे जो है अभी शिकायत पत्र लिया गया है थाना प्रभारी द्वारा और आगे जांच करके जैसा भी उसमें स्थिति होगी आगे की कार्रवाई उसमें की जाएगी। इधर ग्वालियर में सीएम के कार्यक्रम के दौरान मंत्रियों के बीच मंच पर हुए ड्रामे को लेकर पार्टी की एकजुटता पर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल ग्वालियर में सीएम मोहन के कार्यक्रम के दौरान पोस्टर से कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा की फोटो हटाने के साथ ही सीएम के बगल वाली सीट न मिलने पर उनका दूसरे नेताओं के साथ बैठने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी में चल रही गुटबाजी अब खुले मंच पर दिखने लगी है और बीजेपी को इस गुटबाजी से भारी नुकसान होने वाला है। तो वही बीजेपी ने इन आरोपों को नकारते हुए इसे कांग्रेस की ओछी मानसिकता बताया है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है और होता कुछ है। हमेशा कहेगी कि हमारी पार्टी में अनुशासन है, हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। आज उनकी बूथ समिति की मीटिंग में 25 से ज़्यादा नेता मंच पर बैठे हुए हैं और कैबिनेट मंत्री को एक कॉर्नर पर बिठा दिया जाता है केवल गुटबाजी के कारण। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भारत सिंह कुशवाहा जी को ग्वालियर से, मुरैना से शिवमंगल सिंह तोमर जी को अपने दोनों लोगों को टिकट दिलवा दिया। तो जो दूसरा पक्ष है वो बहुत नाराज है और ये नाराजगी सरासर जाहिर हो रही है। बीजेपी के ये संस्कारों में नहीं है, कांग्रेस के डीएनए में है ये चीज़, अपमानित करना, धोखा देना। भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा कार्यकर्ता हो, कार्यकर्ता भी कई बार हम मंच के नीचे बैठते हैं, सामने बैठते हैं, कार्यकर्ता ही भूमिका में रहते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो विचार यात्रा है ये ऐसे ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विचार को वो देखेंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। विचार को पहले देख विचार उन्होंने पढ़ा भी है। अकेले कई लोगों की जो मजबूरी है, समय आने का इंतजार कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे।
इधर छत्तीसगढ़ में आगामी लोकसभा चुनाव में भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रशासन अब अलग अलग तरीके अपना रहा है। इसी सिलसिले में पुलिस प्रशासन ने गौरेला पेंड्रा बरवाही में मैराथन प्रतियोगिता का आयोजन किया। मतदाताओं में जागरूकता फैलाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का मैराथन प्रतियोगिता यहां पर उनकी तरफ से आयोजित करवाई गई। हाई स्कूल मैदान में आयोजित हुई इस मैराथन प्रतियोगिता में हर वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें कि मैराथन के 560 प्रतिभागियों में से जिला पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने महिला वर्ग में पहला स्थान प्राप्त किया। बता दें कि जिले में 7 मई को चुनाव के लिए मतदान किया जाएगा। आज जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के संयुक्त तारतम्य में मतदाता जागरूकता मैराथन यहाँ ऑर्गेनाइज की गई है और बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेशन इसमें हमें देखने को मिला है। इसमें जागरूकता के विभिन्न जो हमारे हमेशा के मुद्दे रहते हैं, मतदाता जागरूकता, यातायात जागरूकता, समाधान हेल्पलाइन नंबर जो पुलिस के द्वारा गोपनीय तरह से शिकायत दर्ज कराने के लिए जारी किया गया है, तमाम और साइबर अवेयरनेस को लेके आज ये दौड़ आयोजित की गई है और इसमें पुलिसकर्मी भी और हमारे प्रशासकीय कर्मी भी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। वो बहुत ही सराहनीय बात है। 5 किलोमीटर की मैराथन आपने भी पूरी की, क्या मैसेज है पुलिसकर्मियों के लिए? मैसेज यही है कि सबसे बड़ा धन आपका अपना शरीर है और अगर आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा तो आपका मन, विचार, सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। वर्क एफिशिएंसी पे भी इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है और हम पुलिसकर्मी हैं, यूनिफॉर्म्ड पुलिस हैं, तो एक चीज़ जो हम हमारे लोगों को दे सकते हैं वो है फिटनेस। स्वीप में हम जिले में बहुत सारी गतिविधियां कर रहे हैं। चुनई मड़ई का आयोजन कर रहे हैं जो हमारे बैगा बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पे उन बैगा भाइयों और बहनों को जागरूक करने के लिए कि अपने मताधिकार का 100% प्रयोग करें। आज बहुत सारे हमारे युवा साथी इस मतदाता जागरूकता मैराथन में भाग लिए हैं। हम उनको यही कहना चाहते हैं कि केवल वो स्वयं अपने मताधिकार का प्रयोग तो करें ही, साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवारजनों को जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, मतदान करने के लिए 7 मई के दिन अवश्य प्रेरित करें। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश के इंदौर में एक दुकान संचालक से मारपीट करने का मामला सामने आया है। यहाँ इंदौर जिले के चंदर नगर में आरोपी और कपड़ा दुकान संचालक के बीच कपड़ों की कीमत को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद आरोपी ने कपड़ा दुकान संचालक के पिता और पुत्र से चाकू दिखाकर जमकर पिटाई कर दी। इस मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वारदात के बाद से ही आरोपी फरार है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। हाँ, एक रिपोर्ट हुई है थाने पे। एक फरियादी ने सूचना दिया है कि उसकी जो दुकान नुरानी नगर में एक शॉप है कपड़े की, कुछ ग्राहक उसकी दुकान पे आए थे और जो कीमत को लेकर उनमें विवाद हुआ और विवाद के बाद दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ है। प्रकरण दर्ज किया जा चुका है। आरोपी की तलाश की जा रही, जल्दी कार्रवाई की जाएगी। कितने आरोपी? ये मुख्यतः जो फरियादी ने रिपोर्ट लिखा है उसके आधार पर 3 आरोपी बने हैं और जो भी जैसे भी तथ्य आए उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। फरियादी जो कपड़ा दुकान का जो मालिक है रजा वो फरियादी है और शाहरुख और उसके पिता और एक कोई अन्य दोस्त है उसका इमाम करके उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है। ये 294, 323, 506 मारपीट और जान से मारने की धमकी, अश्लील गाली गलौज के प्रकरण दर्ज किया गया है। नहीं, प्रकरण दर्ज हुआ है, टीम हमारी भेजी गई है। जैसे आरोपी मिलते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये वीडियो अभी बात सामने नहीं है, ये वीडियो हमारे सामने नहीं है कि वीडियो में अगर कोई चाकू जैसी कोई घटना होती है तो उसके खिलाफ भी विधिवत कार्रवाई की जाएगी। बात करेंगे जबलपुर की, जहां जिले में स्कूल और बुक स्टोर्स के बीच मिली भगत का एक और मामला सामने आया है। यहां जिले में प्रशासन ने बुक स्टोर पर अचानक से छापा मारा और बुक स्टोर से बड़ी संख्या में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर की किताबें मिली हैं। कई किताबों में तो ISBN नंबर गलत प्रिंट किया गया था। SDM ने इस जांच के दौरान 2400 से ज्यादा किताबें जब्त कर ली हैं। लगभग 1 हफ्ते से ही ज़िले में ये पूरी कार्रवाई चल रही है। मेरे क्षेत्र में विजयनगर में न्यू राधिका बुक पैलेस पे मैं और मेरी टीम इस बारे में जांच कर रहे हैं कि यहाँ पे जो हम किताबें पा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दूसरी और तीसरी मंजिल पे जो गोडाउन है, यहाँ की बुक्स को हम वेरीफाई कर रहे हैं कि इनके पब्लिकेशंस ISBN मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ये नंबर पे रजिस्टर्ड है या नहीं।
अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है तो इसका मतलब ये सही तरीके से इनका क्रय विक्रय नहीं हो रहा है या कुछ फॉर्जरी इसमें हो रही है, तो हम उसी चीज़ को वेरीफाई कर रहे हैं। तो जबलपुर जिले में स्कूल और बुक स्टोर्स के बीच मिलीभगत का ये पूरा मामला था और जिले में प्रशासन ने बुक स्टोर पर छापा भी मारा और बुक स्टोर से बड़ी संख्या में बिना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर की किताबें भी मिली थी। चले बढ़ते आगे। इधर कवर्धा जिले के कबीरधाम में सागौन के पेड़ों की कटाई के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। यह सागौन तस्कर अवैध तरीकों से सागौन के पेड़ों की लगातार तस्करी कर रहे हैं और वन विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। यहाँ जिले के कई इलाकों में सागौन तस्कर पेड़ों की कटाई कर लगातार तस्करी कर रहे हैं। इस मामले में एसडीओ ने रेंजर की टीम गठित कर जांच की बात कही है। ये बात अभी मेरे संज्ञान में आई है। मैं एसडीओ और आरओ के स्तर का एक कमेटी बना दूंगा जो इसकी जांच करेगी और जहां तक वनों की कटाई की बात है, इस पे विभाग बहुत सख्ती से काम करेगा कि ये हमारा धरोहर बचा रहे और किसी भी तरह का कोई अवैध कटाई ना हो। बढ़ते आगे। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले रतलाम कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। रतलाम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कैलाश पटेल ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सामने बीजेपी की सदस्यता ली है। अब पार्टी बदलते ही उन्होंने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर संगठन को महत्व नहीं देने का आरोप लगाया है। देखिए, कांग्रेस का भविष्य अधर्म है। कांग्रेस अपनी दिशा से भटक गई है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा हर विधानसभा में अपने ठेकेदार नियुक्त करते हैं, तो इस ठेकेदारी प्रथा से कांग्रेस थोड़ी चलती है। कांग्रेस अपनी दिशा और अपने रास्ते से भटक गई है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों से लोगों को डराया जा रहा है, इससे देश का ढांचा खत्म हो रहा है। फिलहाल सांसद विवेक तनखा जी मौजूद हैं। सर, आज आपने एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि ये लोकतंत्र रहने लायक नहीं और आप इसमें रह नहीं सकते। ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई है जो आपको ये बयान देने की जरूरत पड़ रही है? नहीं, इसलिए हम नहीं रह सकते कि अगर आप पूरे वक्त डरा के धमका के लोगों को रखना चाहते हो तो कौन रहना चाहेगा? क्यों लोग छोड़ के एनआरआई बन रहे हैं? पूछिए, कभी नंबर तो मांगिए गवर्नमेंट से, कितने लोग इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, एनआरआई बन रहे हैं, जो हाई वेल्थ सेक्टर के लोग हैं। इसलिए जा रहे हैं कि आपने राज, आईटी, ईडी, पीएमएलए, ये राज है। हर आदमी ये भयभीत रहता है कि मेरा कब आईटी रेड ना हो जाएगा, कब ईडी नहीं पहुंच जाएगी, कब सीबीआई नहीं पहुंच जाएगी। मतलब ये जो इन संस्थाएं हैं, ये एक पॉलिटिकल पार्टी का एक अंग बन गई हैं। अरे ये कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं हैं, ये स्टैट्यूटरी संस्थाएं हैं, ये देश की संस्थाएं हैं, ये निष्पक्ष ईमानदारी से चलनी चाहिए। हमने पूरी व्यवस्थाएं खराब कर दी हैं। हमने पूरी संस्थाओं को पार्टीगत बना दिया है। इससे पूरा देश का जो ढांचा है, इंस्टीट्यूशनल ढांचा कोलैप्स कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन ऑर्डिनरी इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन संविधान को बचाना और प्रजातंत्र को बचाने का इलेक्शन है। सर, एक बात और ये भी है कि आपने कहा कि जो खातों की फ्रीज होने वाली बात है, अभी आपके सामने एक और बड़ी चुनौती, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हमारे पास अभी खाते फ्रीज हो चुके हैं, तो इलेक्शन कैसे कंटेस्ट करेंगे? और एक बड़ी चुनौती जो वो बीजेपी के सीट्स लगातार बढ़ रही हैं, वो भी कह रहे हैं कि 400 पार लेके आएंगे। भाई, पैसा नहीं है तो जनता जिताएगी ना। जब विपक्ष इमरजेंसी खत्म हुई थी, विपक्ष तो जेल से निकला था। विपक्ष के पास पैसा कहाँ था? विपक्ष को किसने जिताया था? जनता ने जिताया था। तो जनतंत्र में जनता जिताती है। जनता को परिस्थितियां पता रहती हैं कि पार्टीज को गला दबा दिया गया है, उनके पैसे सीज हो गए हैं या उनके पास लोग देने में डरते हैं उनको पैसा, तो जनता जिताएगी। और जनतंत्र को अगर बचाना है तो जनता को ही सामने आना पड़ेगा। एक बात ये भी है सर कि जो आप मध्य प्रदेश की स्थिति अभी देख रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने 160 सभाएं की हैं पूरे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों में, फिलहाल वो विदिशा से सिर्फ 2 बार ही बाहर निकले हैं। क्या वजह रह रही है कि जो इस बार भी वो खासे एक्टिव नहीं है पूरे प्रदेश भर में? अब उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही ना। अब बेचारे पहले मुख्यमंत्री थे, 18 साल मुख्यमंत्री रहे। अब एक नए व्यक्ति को बना दिया गया मुख्यमंत्री, उनको हटा दिया गया। तो उनकी अंदर से जो एक जो सोच होगी, जो अंदर से जो एक प्रॉब्लम होगी, जो सोचते होंगे कि अब मेरा तो भाई अपने आप को सीमित करके अपने एरिया में रहूं,
मैं कहाँ पूरे मध्य प्रदेश में घूमूंगा, अब व्यवस्थाएं भी नहीं हो पाती होंगी। देखिए, विवेक तनखा हमारे साथ मौजूद थे और कई गंभीर आरोप एक तरह से जो है वो सत्ताधारी दल पर लगाते हुए नजर आए हैं और जिस तरह से उन्होंने बताया है कि लोकतंत्र को लेकर उन्होंने जो बात कही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने वही सब चीजें अपने न्याय पत्र में रखी भी है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। सीएम मोहन यादव के राहुल गांधी के महुआ बीनने वाले बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सीएम मोहन यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इससे आदिवासियों को लेकर सीएम की क्या मानसिकता है, ये झलक रहा है। सीएम ने आदिवासियों की रोजी रोटी का मजाक उड़ाया है। उमंग सिंघार मेरे साथ मौजूद है। सर, आदिवासियों को लेकर जबरदस्त सियासत मध्य प्रदेश में हो रही है। कल राहुल गांधी आए, आज मुख्यमंत्री मोहन यादव कह रहे हैं कि शायद उनके महुआ बीनने के शौक है इसलिए उनको यहाँ पर आ जाना। 10 साल से केंद्र में सरकार है, इन्होंने ट्राइबल सब प्लान के अंदर कितना पैसा दे, श्वेत पत्र जारी करें। मोहन सरकार क्यों नहीं पैसा दिया, क्यों नहीं वहाँ पे उस क्षेत्र में विकास हो रहा है, ये बताए। और रही महुआ की बात, तो महुआ एक रोजी रोटी आदिवासियों की, उसको लेके अगर आप बात कर रहे हैं, मोहन यादव जी बड़ी असंवेदनशील टिप्पणी है उनकी राहुल जी के लिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, राहुल आदिवासी तो ठीक है, महुआ बिन के रोजी रोटी कर, आप जमीन हड़प रहे। एक आदिवासियों पर सर मुख्य फोकस भी है सारी सीटों पर, कांग्रेस खास तौर से धार, रतलाम, झाबुआ जितनी भी सीटें हैं, आप भी पहुंचेंगे वहां? निश्चित तौर से सभी सीटों पे कांग्रेस का फोकस है। चाहे आदिवासी सीट हो, चाहे दलित की सीट हो, चाहे सामान्य सीट। आदिवासी कांग्रेस के साथ है क्या? विधानसभा में देखने को मिलता है स्वाभाविक रूप से। परंपरागत कांग्रेस का वोट मजबूत है यहाँ पे और निश्चित तौर इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, देखिए उमंग सिंघार हमारे साथ मौजूद थे और ये कह रहे हैं कि जो आदिवासी सीट्स हैं, आदिवासी बाहुल्य सीट्स हैं, वो परंपरागत सीट्स रही हैं एक तरह से कांग्रेस की और उनको यहाँ पर जो है खास तौर से लगातार वो वहाँ पर मेहनत भी कर रहे हैं और खास तौर से एक जो सियासत भरा बयान अभी सामने आए हैं उस पर लगातार मध्य प्रदेश में जो है वो चर्चाएं तेज हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी।